नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करते हैं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल व्यापार चक्र। मित्रों, आज हम बात करने के लिए बैठे हैं कि लगन कुंडली में या ज्योतिष में कौन से योग होते हैं जो धन प्राप्ति के योग कहलाते हैं। और इसे समझाने के लिए हमारे मध्य में बैठी हैं ज्योतिषाचार्य मीनाक्षी सक्सेना जी। मैं आप सभी के सहयोग से उनका स्वागत करता हूँ। मीनाक्षी जी नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्ते सर। और योर कालचक्र परिवार के सभी सदस्यों को मेरा सादर नमस्कार। जब हम प्रेडिक्शन करते हैं व्यवहारिक ज्योतिष में, तो जो भी जातक हमारे पास आते हैं उनका सर्वप्रथम सवाल होता है कि वो धनवान कब होंगे, होंगे या नहीं होंगे। ये सबसे पहला सवाल होता है। अगर हम ऐसा देखते हैं तो आधुनिक समाज में धन मानव जीवन की सर्वप्रथम आवश्यकता है, या यूं भी कह सकते हैं कि आधुनिक समाज में धन धन को ही परम धर्म समझा जाता है। यदि जातक के पास में धन होता है तो वो धार्मिक धार्मिक कार्यों में भी लग जाता है, धर्म के राह पर भी वो चलने लगता है। ऐसे में वो दान दया पुण्य सेवा ऐसे सारे काम करने लगता है। वहीं अगर उसके पास में धन नहीं होता तो सबसे पहले तो वे अधर्मी हो जाता है। अधर्मी होने के बाद में उसके अपने कर्मों को खराब करने लगता है, कुकर्म करने लगता है। जब उसके कुकर्मों से भी उसका मन नहीं भरता तो कई बार देखा जाता है कि वो हिंसात्मक और अमर्यादित भी हो जाता है। अभी हम अपने नजदीकी वातावरण में देखते हैं आज के युग में, तो जो जातक धन नहीं कमाते, जो व्यक्ति धन नहीं कमाते हैं, तो उनको समाज में मृतक तुल्य भी समझा जाता है। और समाज में ना तो उनको सम्मान मिलता है, ना उनकी उपस्थिति को कोई मायने दिए जाते हैं। अगर हम पीछे जाते हैं, डेप्थ में जाते हैं, तो चाणक्य जो गुरु थे, उन्होंने भी धन को महत्व देते हुए अर्थशास्त्र की रचना की थी। उससे पीछे जाते हैं तो महाभारत का केंद्र बिंदु भी कहीं ना कहीं धन ही था। तो आज हम ये इसी वजह से ये विषय लेकर बैठे हैं कि हम बर्थ चार्ट में धन प्राप्त होगा या नहीं होगा, तो उसके लिए हमें क्या क्या देखना चाहिए। सबसे पहले इसके लिए मैं बताना चाहूंगी कि लगन की स्थिति को देखना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। लगन बनी है तो कहीं ना कहीं ये श्योर होता है कि जातक जीवन में अच्छा ही कुछ ना कुछ कर लेगा, ज्यादा तकलीफें नहीं पाएगा। वहीं लग्नेश की स्थिति, लगन भी अच्छा है लग्नेश भी अच्छा है, तो ये श्योर हो जाता है कि जातक अपने जीवन के उद्देश्यों में प्राप्ति कर लेगा। क्योंकि जो खोएगा वो लगन खोएगा, जो पाएगा वो लगन पाएगा। अच्छा होगा तो लगन के साथ होगा, बुरा होगा तो लगन के साथ में होगा। क्योंकि लगन जातक स्वयं है, इसलिए लगन का और लग्नेश का दोनों का बली होना बहुत जरूरी है। इसके बाद में हम देखते हैं हमारा सेकंड हाउस। सेकंड हाउस का बली होना भी धन के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि सेकंड हाउस हमारा धन का भाव है, हमारा बैंक बैलेंस का भाव है। हमारे पास में ज्वेलरी के रूप में आभूषणों के या मोती हीरे इन सब चीजों के लिए हमारे इनके रूप में कितना धन होगा, उसके लिए भी हमें देखना सेकंड हाउस को ही पड़ेगा। वो ही हमें बताएगा कि हमारी धन की स्थिति किस रूप में होगी और कैसी होगी। काल पुरुष कुंडली में सेकंड हाउस में वृष राशि आती है, जिसका स्वामी शुक्र होता है। शुक्र को हम लक्ष्मी जी का प्रतीक मानते हैं। तो किसी भी लगन का चार्ट हो, उसका सेकंड हाउस, उसके लॉर्ड की स्थिति, उसके साथ में शुक्र की स्थिति को भी हमें देखना बहुत जरूरी हो जाता है। इसके बाद में शुक्र तो है लक्ष्मी जी का प्रतीक, गुरु बृहस्पति है धन के कारक, तो उनकी उपस्थिति, उनकी शुभ स्थिति उस भाव से बनना भी बहुत जरूरी होता है। इसके बाद में हम देखते हैं नवम भाव। नवम भाव तो सर्वे सर्वा है ही है, क्योंकि नवम भाव हमारे भाग्य का भाव है। जब हमारा भाग्य बली होगा तो हमें धन भी मिलेगा और बल भी मिलेगा और हमें सब कुछ मिलेगा। और जहाँ हमारा नवम भाव कमजोर हो गया या पीड़ित हो गया, तो उसके लिए हमारा जीवन संघर्ष में हो ही जाएगा। इसलिए नवम भाव का भी बली होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद में हम देखेंगे 11th हाउस। 11th हाउस हमारा आय का भाव है। सेकंड हाउस तो हमारा धन का भाव है और 11th हाउस हमारा आय का भाव है। आय होगी तो हमारे पास धन आएगा, जब आय ही नहीं होगी तो धन आएगा कहाँ से। 11th हाउस को हमारी इच्छा पूर्ति का, हमारी डिजायर्स का भाव भी कहते हैं। आय का भाव है, आय प्राप्त करने के लिए इच्छा होना भी बहुत जरूरी है, धन प्राप्त करने के लिए भी इच्छा होना बहुत जरूरी है। जब इच्छा ही नहीं होगी तो कोई भी काम हम नहीं कर पाएंगे। इच्छा होगी तो हम उस चीज के लिए एफर्ट्स डालेंगे।
तो हमारा 11th हाउस का होना बहुत जरूरी, अच्छा होना बहुत जरूरी है। वहीं 11th हाउस के साथ में भाग्य स्थान का नवम भाव का सपोर्ट मिल जाता है, तो ये बहुत अच्छा योग बन जाता है। अब ऐसे में गुरु और शुक्र से अच्छा संबंध हो गया, तो वो जातक को धनवान होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा, वो धनवान होगा ही होगा। कई बार जब वो प्रेडिक्शन करते हैं तो कई बार देखने में आता है कि 11th हाउस का स्वामी सेकंड हाउस में बैठा है और सेकंड हाउस का स्वामी 11th हाउस में बैठा है, वो दोनों आपस में परस्पर संबंध बना रहे होते हैं। तो उन जातकों को मैंने पाया है कि वो बहुत ज्यादा धनवान होते हैं। इसके साथ में ये भी देखने में आया है कि 11th हाउस का पंचम भाव से डायरेक्ट कनेक्शन होता है, उधर सेकंड हाउस का भी पंचम भाव से डायरेक्ट कनेक्शन होता है। तो वो जातक भी बहुत अच्छे धनवान और बहुत प्रतिष्ठित पाए गए, धन से प्रतिष्ठा मिलती है आज के समय, और उनको मैंने बहुत अच्छी स्थिति में देखा है। इसके अलावा एक और चीज मेरे अनुभव में आई है कि पंचम भाव और अष्टम भाव का जब संबंध बनता है तो जातक को जुए से, सट्टे से, लॉटरी से अच्छा धन प्राप्त होता है। ऐसे जातकों को उनका लगन भी बली है और पंचम भाव अष्टम भाव भी बली होता है। ऐसे जातकों को वसीयत से अपने कुटुंब से भी बहुत अच्छा धन प्राप्त होता है। एक चीज और देखने में आई है, कई बार देखा जाता है कि लगन चार्ट में चंद्रमा का और गुरु का केंद्र का संबंध, जो कि गजकेसरी योग बनाता है, अगर कुछ और संबंध नहीं है लेकिन गुरु का और चंद्रमा का आमने सामने का या केंद्र का संबंध बन जाता है, तो ऐसे जातक भी बहुत धनी पाए गए हैं। अगर वो संबंध केंद्र में बनता है तो वो जातक तो बहुत अच्छे धनवान और अच्छे कुटुंब के पाए जाते हैं। और वो योग अगर त्रिक भाव में बना हुआ है तो भी उन जातकों को धन की कमी तो नहीं होते हुए मैंने देखा है। तो इसलिए एक योग ये भी मेरे नजर में आया है कि गुरु और चंद्रमा का योग जातक को धनवान बनाता ही बनाता है। ये है कि केंद्र में या शुभ ग्रहों में योग बन रहा है तो जातक को आसानी से धन प्राप्त होता है और ज्यादा प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त होता है। वहीं ये योग त्रिक भावों में बन जाता है तो भी जातक को उसकी आवश्यकता अनुसार धन प्राप्त होता ही होता है। तो ये मैंने मेरा छोटा सा अनुभव साझा करने की कोशिश की, आगे आप थोड़ा सा मार्गदर्शन करें। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से बताया आपने। धन के योग जितने भी आपने बताए ये बिल्कुल सटीकता से लगते हैं, और आपका जो बताने का तरीका भी सरल और स्पष्ट रहा। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। आप अपना मोबाइल नंबर दर्शकों को बता दीजिए ताकि कोई भी आपको डायरेक्टली बात कर सके। मेरा मोबाइल नंबर है 7240 333 783। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं बहुत एक नए विषय के साथ। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद।